जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, टेक्नीशियन का एग्जाम चल ही रहा होगा, सभी साथी खुश भी होंगे कि जिनका जिनका एग्जाम अच्छा आ गया है। कल हमारे एक साथी मिले और हमको बोले कि हम 95+ अटैम्प्ट लेके आए हैं और बहुत खुश थे कि क्वेश्चन कुछ इजी लेवल उनसे उनके शिफ्ट में टकरा गया था और बोले थे कि रिजल्ट हो ही जाएगा। उम्मीद करते हैं जो भी साथी एफएमएससी से तैयारी कर रहे होंगे उन सभी का रिजल्ट हो जाए और अगला जो बहाली जो कि आने वाला है उसका मुँह देखना ना पड़े, इसी बहाली में चयनित खुद को कर सकते हैं। तो जो हर दिन की भांति सिलसिला रहता है क्वेश्चन पूछने का वीडियो के लास्ट में, तो कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि एशियन चीता को विलुप्त प्रजाति जो है यह कब घोषित किया गया था। तो इसका सही जवाब जो है 1952 में किया गया था। और इसका सही जवाब देने वाले वैसे तो बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम जो हमारी डिस्कशन टीम के द्वारा लेके आया जाता है। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आज पहले स्थान पे आए हैं सुबोध कुमार जी, जो कि पचपैका से आए हैं। दूसरे स्थान पे प्रवीण कुमार जी आए हैं, जो कि तमिलनाडु से आए हैं। तीसरे स्थान पे अनिरुष कुमार जी आए हैं, जो कि औरंगाबाद से आए हैं। चौथे स्थान पे सौरभ कुमार जी हैं और पाँचवें स्थान पे आरोही कुमारी जी खगड़िया से हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं और क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देते हैं। ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और अपने कड़ी को मजबूत करते जा रहा है। जिस प्रकार ठंड अपने कड़ी को मजबूत कर रहा है, उम्मीद करते हैं आप सभी भी अपने तैयारी को उसी हिसाब से मजबूत करते रहिए और कड़ी से कड़ी जोड़ के जो जंजीर बनाने का काम किया जाता है, इसी एफएमएससी के सहारे जो आप अपना दामन जिसको पकड़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि हर दिन का डेली का करंट अफेयर रहता है उसको क्लास स्टार्ट किया जाता है। बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड जो है यह किस देश के द्वारा बनाया गया है? चीन के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? चीन के द्वारा जो यह स्पेस वॉक, और यह क्या घंटा स्पेस वॉक किए हैं? 9 घंटा, मतलब 9 घंटा स्पेस वॉक का रिकॉर्ड जो है वो चीन देश के द्वारा जो वो बनाया गया है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि नासा ने जो है ना सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से जो है यह क्रू 9 मिशन लॉन्च किया था? स्पेस एक्स की सहायता से लॉन्च किया था। यह जो है नासा जो है स्पेस एक्स की सहायता से इसको लॉन्च किया था और मिशन का नाम कौन सा मिशन हो जाएगा? क्रू 9 मिशन। इसमें किसको लाने की बात किया गया था? सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने की बात किया गया था। उम्मीद किया था कि फरवरी तक जो है ये वापस आ जाएंगी। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि रामानुजम पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया है 2024 में? यह अलेक्जेंडर डन को दिया है। किसको दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को। कल जो है सिविल कोर्ट कलर का भी एग्जाम है, ये सब याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया भर में पहली बार विश्व ध्यान दिवस जो है ना 21 तिथि को मनाया गया है। 21 दिसंबर को जो है ना विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है चर्चा में रहा नववर्ष जो है रोश इस्नाह का संबंध जो है किस समुदाय से हो जाएगा? यहूदी समुदाय से हो जाएगा, यहूदी धर्म संबंध से हो जाएगा। और एक जो है ना आपको बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है ना 11वीं D8 संगठन की बैठक जो है यह किस देश में किया गया है? यह मिस्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? मिस्र में किया गया। और मिस्र जो है ना इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? काहिरा इसकी राजधानी हो जाएगी। और इसके जो है ना राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष बने थे और इसके राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? 11वें क्रम की बैठक जो हुई थी इसमें अब्दुल फतेह अल सीसी जो है इसके अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मिस्र जो है ना इसको किसकी देन कहा जाता है? नील नदी का देन जो यह कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा, हाल ही में जो है ना अंग्रेजी श्रेणी में किससे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये आपको किया गया है स्टेनर कीर को किया गया है। किसको किया गया है? स्टेनर कीर को किया गया, मैंने ईस्ट रिन कीर को जो है सम्मानित किया गया। मतलब जिस प्रकार 2023 में किया गया था नीलम जी को, ठीक उसी नीलम संजीव गौरव किया गया था, ठीक इसी प्रकार इस बार किया गया 2024 में। और तीनों याद रखिए, कम से कम हिंदी, संस्कृत और जो आता है अंग्रेजी, ये तीनों को भाषा याद रखा कि जिस साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अंग्रेजी में दिया गया है ईस्टर रिन कीर को दिया गया है। आपको हिंदी में दिया गया है गगन गिल को हिंदी के लिए दिया गया है और संस्कृत के लिए दिया गया है दीपक कुमार शर्मा को दिया है। किसको दिया गया है? दीपक कुमार शर्मा। एकदम संस्कृत में दिया गया दीपक कुमार शर्मा जी को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। और राजस्थानी में दिया गया मुकुट मणिराज को दिया गया है, जो कि गांव पर अम्मा लिखे थे इनके लिए इनको दिया गया मुकुट मणिराज। मुकुट अम्मा ने मुकुट मणिराज के लिए दिया गया। इंग्लिश के लिए दिया गया कीर साहब को, संस्कृत के लिए दिया गया दीपक कुमार शर्मा को और हिंदी के लिए दिया गया गगन गिल को दिया गया। हिंदी के लिए गगन गिल, हिंदी के लिए गगन गिल और संस्कृत के लिए दीपक कुमार शर्मा और इंग्लिश के लिए किसको दिया गया है? कीर को। हाँ, कीर साहब को दिया गया, मतलब स्टर्नर कीर को जो है वो दिया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा
कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना, ज्ञानपीठ अवार्ड ये कितने भाषाओं में दिया जाता है? ये 23 भाषाओं के लिए। 22 तो हो गया आपको जो कि संविधान का भाषा हो जाएगा, और एगो अंग्रेजी, 3 गो मतलब एगो अंग्रेजी मिला के 23 को भाषा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। और ज्ञानपीठ अवार्ड इस बार क्या में क्रम का दिया गया है? 58वें क्रम का दिया गया है। किसको दिया गया है? हाँ, 22+2 है, राजस्थानी और आपको जो है इंग्लिश जोड़ के है। और बाकी जो है ना ई वाला जो है ना साहित्य अकादमी जो दिया जाता है वो 24 भाषाओं के लिए, ई वाला जो है वो 23 भाषा, ज्ञानपीठ 23 भाषा के लिए दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन की व्यास सम्मान जो दिया जाएगा 34वें क्रम का, वो किसको दिया जाएगा? सूर्यवाला साहब को दिया गया। और 33वें क्रम में किसको दिया गया था? पुष्पा भारती को दिया गया था। यादें और तेरी यादें के लिए दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पिपलांत्री गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्देश दे दिया है? तो ये राजस्थान के हो जाएंगे, मतलब राजस्थान का गांव हो जाएगा पिपलांत्री गांव। इसी से जो है ना प्रेरित होकर जो है संपूर्ण पवित्र वनों को जो है एक नीति, पवित्र वनों का संरक्षण के लिए जो है एक नीति बनाने का जो है वो क्या कहते हैं उसका निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो दे दिया गया है। और इसी भगवत गीता में जो है ना प्रकृति सभी भौतिक चीज़ों का स्रोत है, इसका भी उल्लेख किया गया अध्याय 13 के श्लोक 20 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में जो है विशेष निवेश कोष, जिसको SIF भी कहा गया है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया है? विशेष निवेश कोष का ये सेबी के द्वारा किया गया। और सेबी का जो है ना वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? माधवपुरी। स्थापना कब हुआ था सेबी का? 1988 में हुआ था, और इसको दर्जा दिया गया था 1992 में जो इसको जो है वो दर्जा जो है वो दिया गया था। फिर से पेरी फेरा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि RBI जो है ना प्रवाह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RBI के द्वारा किया गया। ठीक है। इनकोर CVजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। ठीक है। सारथी ऐप किसके द्वारा किया गया है? सेबी के द्वारा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में दिवंगत हुए ओम प्रकाश चौटाला जो है ना किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? हरियाणा के। ओम प्रकाश 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ओम प्रकाश चौटाला साहब रह चुके हैं हरियाणा के। पता नहीं कौन पार्टी से थे ये इनेलो। हाँ, ये जो इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो लिखे हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल से तो ये क्षेत्रीय पार्टी होगा। और यह जो है लगातार यह जो है ना 5 बार रिकॉर्ड पूर्व यह CM रह चुके हैं। और वर्तमान में CM कौन है? ठीक है, नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में जो है ना 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? रूस में किया गया। और रूस के किस साल में किया गया है? कजान में किया गया। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा कि हाल ही में जो है वर्ष 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जो है ना किस देश को मेजबान देश घोषित किया गया है? तो भारत को जो है घोषित किया गया। ये आपको न्यू दिल्ली में इसका स्टार्टिंग होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ट्रैफिक नियम के लिए जो है ना सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है कौन सा राज्य लॉन्च किया है? केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। आगे बताइएगा कि ADB का जो है ना वो 69वें क्रम का देश कौन बन गया है? इजराइल बन गया। ठीक है। आगे बताइएगा हाल ही में उत्तर भारत में पहली बार दुर्लभ रॉटन फ्री टेल्ड चमगादड़ को देखा गया है, जो कि दुर्लभ प्रजाति का हो जाएगा। और उत्तर भारत के किस राज्य में देखा गया इसको? उत्तर प्रदेश में ही देखा गया। दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ कहाँ देखा गया है? उत्तर प्रदेश में ही देखा गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2025 से जो है ना कहाँ भीख देना जो वो अपराध घोषित कर दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जो है भीख देना क्या हो गया है? अपराध। भीख देना या किसी को पैसा देना जो अगर आप पर FIR हो जाएगा और आपको 6 महीना का सजा भी हो सकता है। तो ना उत्तर प्रदेश में भीख जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है आप भीख देना क्या हो गया? ये जो अपराध के श्रेणी में जो है वो घोषित जो है वो हो गया है। तो जो डेली या करंट अफेयर रहता है उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब जो है फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि द एग्जाम पोर्टल का ही है और क्लास 9th का है, जो कि जीवो में विविधता है। इसका एक बार रिवीजन करा दिया गया था। वर्तमान में इससे कुछ क्वेश्चन ज्यादा से मात्रा में उठा रहा है, इसलिए फिर से इसको रिपीट किया जा रहा है। तो बताइए किस वर्ग का शरीर जो है चपटा न होकर बेलनाकार होता है? तो निमेटेरा का। चपटा न होकर क्या होता है? बेलनाकार होता है, निमेटेरा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि और पीन कृमि ये सब किस वर्ग में आते हैं? ये सब निमेटेरा में ही आते हैं। किसमें आते हैं? निमेटेरा में ही आते हैं। और लीवर फ्लुक्का जैसे परजीवी हो जाएंगे ना तो वो आपको हेल्मनथीज में पाए जाते हैं। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि किस संघ के सदस्यों को जो है ना सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है? पेरीफेरा। पेरीफेरा को
स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें जो है कोशिका पाया जाता है, इसमें कोई उत्तक जो है वो नहीं पाया जाता है। इसका शरीर जो है स्पंज के समान होता है और वही स्पंज के छिद्र से पानी घुसता है। और ये सभी जीव जो है ना वो क्या होते हैं, अचल होते हैं, इधर उधर चल फिर जो है वो नहीं कर सकते। इसके पास खुद चल के भोजन आता है, भोजन के लिए चलता उल्टा नहीं है। वही पानी में घुसा हुआ जो इधर उधर था उसको खींच लेता है और पानी में घुसे हुए ऑक्सीजन से क्या करता है, वो सांस भी लेता है। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि कोरल और हाइड्रा जो है ना ये सभी किस वर्ग के उदाहरण हो जाएंगे, तो सिलेंट्रेटा किसके हो जाएंगे, सिलेंट्रेटा वर्ग के उदाहरण हो जाएंगे। और हाइड्रा जो है ना यह किससे जनन करता है, ये मुकुलन और पुनर्जन्म, फिर बोल रहे हैं पुनर्जनन हो जाएगा। मुकुलर और पुनरुत्थान बोलिए या पुनर्जनन बोल सकते हैं, वो आपको हाइड्रा में होता है। और जो प्लेनेरिया होता है ना उसमें सिर्फ पुनर्जनन ही होता है, इसको पुनरुत्थान भी कहा जाता है। पुनर्जन्म एगो फिल्म में हुआ था, पता है ना, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि फर्न और हॉर्सटेल जो है ना किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो ये टेरिडोफाइटा के उदाहरण, वनस्पति में ये टेरिडोफाइटा के जो है उदाहरण हो जाएंगे। और वनस्पति जगत का जो है ना उभयचर किसको कहा गया है, ब्रायोफाइटा को कहा गया है। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि फाइनस और साइकस ये किसके उदाहरण है, ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि स्पाइरोगाइरा जो है ना ये किसके उदाहरण है, ये थैलोफाइटा के उदाहरण है। किसके हो जाएंगे, थैलोफाइटा। देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आप एनसीईआरटी का बुक देखिएगा ना, उसमें फिगर सहित दिए हुए थैलोफाइटा में किस किस वर्ग का उदाहरण है। पेन कृमि, फीता कृमि, वेन कृमि, जितना भी कृमि है ये सभी जो आता है आपको निमोटोडा में, ये सभी इसमें फोटो सहित दिए हुए, उसमें आप अपना हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रिक्सिया और फ्यूनेरिया जो है ना किस वर्ग के उदाहरण है, तो ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण हो जाएंगे। आगे बताइएगा पैरामीशियम जो है ना किस जगत का उदाहरण हो जाएगा, ये प्रोटिस्टा का है। पैरामीशियम जगत पूछ रहा है, तो 5 जगत में वर्णन कौन किए थे, वही विटकर के द्वारा किया गया था। और जगत पूछ रहा है इसलिए किस में हो जाएंगे, ये प्रोटिस्टा में हो जाएंगे। और अमीबा भी किसके अंदर आ जाएगा, ये प्रोटोजोआ के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, ये प्रोटोजोआ के अंदर आएगा। आगे बताइए कि जितना भी फंजाई जो है ना ये सब कौन सा जीव हो जाता है, ये सब यूकैरियोटिक जीव होता है। कौन होता है, यूकैरियोटिक। जो कोशिका का विभाजन किया गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो ये जितना भी आपको फंजाई जगत का हुआ सब किस में आता है, यूकैरियोटिक जीव आता है। आगे बताइएगा जो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अमीबा और प्रोटोजोआ जो है ना ये किस जगत के अंदर आते हैं, ये प्रोटिस्टा के अंदर, कोशिका में नहीं आते। ये जो आप जगत पूछ रहे हैं तो किस में आएंगे, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है वो आते हैं। आगे बताइएगा कि पादप और जंतु के बीच जो है ना, जो कि आप युगलिना आता है, युगलिना जो कि करी कहलाता है, पादप और जंतु के बीच का करी किसको कहते हैं, युगलिना को। और युगलिना जो है ये किस जगत में आएंगे, तो ये भी प्रोटिस्टा के अंदर। युगलिना किस में आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आता है। शैवाल भी किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आता है। आगे बताइएगा जो फ्लैजिला और सिलिया ये सभी किसके अंदर आते हैं, ये सभी प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही जो है वो आते हैं। बताइएगा पुस्तक जो था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये किसके द्वारा लिखा गया, डार्विन के द्वारा लिखा गया। बताइएगा जीवों की वर्गीकरण की आधुनिक इकाई में, इस आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन हो जाएगी, जाति हो जाएगी। ठीक है। बताइएगा 5 जगत का कौन दिए थे, विटेकर के द्वारा दिया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो रिक्सिया जो है ना, रिक्सिया ये तो पूछ ही दिए हैं। बताइएगा कि किसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा कि 5 जगत का जो वर्गीकरण का आधार किया गया था, इसमें मुख्य आधार किसको रखा गया था, बांटा गया था, पोषण को आधार रखा गया था। बांटा गया था जाति और वंश के हिसाब से, लेकिन आधार रखा गया था पोषण, मतलब उसके खाने पीने के हिसाब से जो है उसको 5 जगत में बांटा गया था। सब पहले अपने अपने हिसाब से बांटते थे, तो पोषण को मतलब मद्देनजर रखते हुए उसको बांटा गया था। आगे बताइएगा कि कैरोलस लिनियस को जो है किसका पिताजी कहा गया है, वर्गीकरण का विज्ञान का जो है वो कहा गया था। हाँ, टेक्सोनोमी का विज्ञान पिताजी कहा गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है जो सिस्टिमा नेचुरी जो है ना यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह लिनियस के द्वारा ही लिखा गया है। बताइएगा कि किस समूह से संबंधित पशुओं में जो है ना जुड़े हुए पैर होते हैं, आर्थ्रोपोडा। कौन में, आर्थ्रोपोडा में। और यही आर्थ्रोपोडा जो है ना यही सबसे क्या है, बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, आर्थ्रोपोडा। उसमें कैसे पैर होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं। जितना कीड़ा मकोड़ा किसमें आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। और इसमें जो है ना, इसमें पैर जो है ना पूछा जाता है कितना जोड़ी पैर होता है, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी यानी 6 को होता है। और मकड़ी अपवाद में एगो आता है, मकड़ी क्या होता है, 4 जोड़ी यानी 8 को होता है। बताया कि जेली फिश जो है ना किस वर्ग के अंदर आता है, ये सिलेंट्रेटा। जेली फिश
सिलेंट्रेटा के अंदर आएगा। और स्टार फिश पूछेगा तो ये इकाइनोडर्मेटा में, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा में आता है। और जेली फिश हो जाएगा वो सिलेंट्रेटा के अंदर आता है। बताइएगा जो अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं। बताइएगा मछली में क्या होता है? 3 गो चैम्बर होता है मछली में। मछली में 2 गो चैम्बर होता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है जो मगरमच्छ में कितना होता है? 4 गो होता है। तिलचट्टा में पूछेगा तो 13 गो होता है। आगे बताइएगा कि अधिकांश सरीसृप में कितने चैम्बर होते हैं? 3 गो होते हैं। अधिकांश में कितने होते हैं? 3 गो। लेकिन अपवाद में हुआ था कि मगरमच्छ में क्या हो जाता है? 4 गो चैम्बर हो जाता है। बताइएगा कि मेढक में क्या होता है? मेढक में कौन सा है? ये आपको सरीसृप वर्ग उभयचर में आता है। मेढक उभयचर में आता है। आगे बताइएगा कि किसका शरीर धारा रेखीय होता है? तो मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय हो जाता है। बताइएगा कि किस संघ के सदस्य जो है ना मुक्त जीवन जीते हैं और विशेषकर इसमें समुद्री जीव आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में। समुद्री जीव मुख्यतः किस में आते हैं? इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। आगे बताइएगा जो अंडा देने वाली स्तनपायी जो है ना इसमें सामान्यतः कौन हो जाएगा? ये प्लेटिपस जो है ये कौन हो जाएगा? अंडा देने वाले स्तनपायी जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि वर्टिब्रेटा जो है ना यह को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो ये 5 वर्गों में वर्टिब्रेटा को जो है वो विभाजित किया गया है। बताइए खुला संवहनी तंत्र जो है ना किस वर्ग में पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है। खुला संवहनी तंत्र मोलस्का में। और मोलस्का जितना भी कवर वाला होता है वो किस में आता है? मोलस्का में आता है। इसका सीप टिप जितना हो जाता है। बताइएगा जोक किस वर्ग का उदाहरण हो जाएगा? जोक जो है वो एनिलिडा वर्ग का उदाहरण हो जाएगा। बताइए बिच्छू और केकड़ा किसके अंदर आएगा? आर्थ्रोपोडा में आएगा। किसमें आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा में। मकड़ी और मक्खी किसमें आएगा? आर्थ्रोपोडा में जो है वो आ जाएगा। आगे बताइएगा कि जेली फिश किसके अंदर आएगा? ये सिलेंट्रेटा। और स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा में आएगा। ठीक है। आगे बताइएगा कि नेरिस किंग्स जो है ना किस वर्ग का उदाहरण है? ये एनिलिडा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? भाई जोक जो होता है का नाम है उसका किस में आता है? ये एनिलिडा के अंदर आता है। आगे बताइए घोंघा किस में आएगा? मोलस्का में आएगा। सीप किस वर्ग का उदाहरण है? मोलस्का का उदाहरण है। बताइएगा कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? इकाइनोडर्मेटा में जो है पाए जाते हैं। वो तो आता है। इकाइनोडर्मेटा जितना भी समुद्री जीव है ना वो सभी इकाइनोडर्मेटा में ही अंदर आते हैं। इसलिए इसमें जो दिए हुए कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटा जो है ये सब किस में आएंगे? इकाइनोडर्मेटा। बहुत कंफ्यूजन आता है कि दोनों समुद्र के अंदर आता है, सिलेंट्रेटा भी और इकाइनोडर्मेटा भी। लेकिन हाँ लेकिन जीव पूछेगा ना तो ये आपको कांटा उटा वाला किस में आएगा? यही आपको इकाइनोडर्मेटा में आएगा। बताइएगा कि मार्सुपिलियस जो है ना यह किसका उदाहरण हो जाएगा? कौन से जीव के अंदर है ये? जो कवर में बच्चा रखता है अपना कंगारू हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग के प्राणियों का खून गर्म होता है? पक्षी वर्ग का क्या होता है? खून गर्म होता है। ठीक है। बताइएगा कि समुद्री अर्जिन जो है ना यह किस वर्ग के उदाहरण हो जाएंगे? वही समुद्री जीव वही इकाइनोडर्मेटा के उदाहरण हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जो कौन सा जंतु जो है वो स्तनपायी नहीं है? तो शार्क स्तनपायी नहीं हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा स्तनपायी होगा कौन? वेल हो जाएगा। ब्लू वेल जो क्या हो जाएगा? स्तनपायी हो जाएगा। शार्क स्तनपायी नहीं है, वो आपको खा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। चलिए आगे बताइए कबूतर और मोर जो है ना किस संघ के उदाहरण है? तो ये एवीज संघ के उदाहरण है। किस संघ के उदाहरण है? वही वह एवीज संघ के जो है वो उदाहरण हो जाएंगे। आगे बताइए किस वर्ग का शरीर जो है ना वो पृष्ठ धारीय एवं चपटा होता है इसलिए इसको चपटा कृमि भी कहा जाता है। तो प्लेटी हेलमंथी क्या कहा जाता है? चपटा कृमि कहा जाता है। और चपटा न होकर अगर बेलनाकार हो जाएगा तो क्या होगा? निमेटोडा। चपटा हो जाएगा तो प्लेटी हेलमंथी और चपटा न हो क्या हो जाएगा? बेलनाकार हो जाएगा तो वो निमेटोडा के अंतर्गत जो है वो आता है। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि आपको लुसेंट में दिया गया था और इसके अंतर्गत जो आपको भूगोल दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा चक्रवात रहेगी। बताइएगा
कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में अगर वर्षा होती है उसको कौन सा विक्षोभ कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और ये किसके कारण होती है? ये जेट स्ट्रीम के कारण होती है। किसके कारण होती है? जेट स्ट्रीम के कारण होती है। और राजस्थान में अगर यही वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है उसको क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी कंबाइंड वाले को कि जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है तो राजस्थान में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये मावट के नाम से जो वो जाना जाता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु में जो असम और पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है, और यह जो वर्षा जो है ना वो किस प्रकार की वर्षा होती है? तो ये गरज के साथ वर्षा होती है। कैसी होती है? गरज के साथ वर्षा होती है। और यही जो है ना इन्हीं हवाओं के जो है ना पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और बंगाल में इसको क्या कहा जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसको क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा। चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। जो कि वर्षा जो होती है तो कॉफी के उत्पादन में क्या होता है? काफी योगदान होता है, काफी लाभदायक होता है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा भी कहा जाता है। और आम के फसल के लिए यह लाभदायक होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा भी कहा जाता है। और किस राज्य में इसको आम्र वर्षा कहा जाता है? केरल में। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में इसको कॉफी वर्षा और केरल में इसको आम्र वर्षा, केरल में आम्र वर्षा जो कहा जाता है। आगे बताइएगा कि आम्र वर्षा को अंग्रेजी में मैंगो शावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगो शावर। कभी कभी ऑप्शन में आपको जो है ना आम्र वर्षा न देख के ना आपको मैंगो शावर देता है कि किस राज्य में मैंगो शावर होती है। तो केरल में क्या होती है? आम्र वर्षा या मैंगो शावर भी होती है। आगे बताइएगा कि उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु से चलने वाली गर्म और जो शुष्क हवा होती है, यानी गर्म हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। अभी लू का ऑप्शन है लेकिन लू अभी नहीं आ सकता है। अभी जो है शीत ऋतु चलती है तो ये आपको जो है ना जिसको क्या कहते हैं? सिप्पा, सिप्पा आ सकता है। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अथी कहते हैं, लुए कहते हैं। और स्पेलिंग इसका क्या होगा? एल डबल ओ, एल यू नहीं, एल डबल ओ, डबल वाला ओ जो है ये लू हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में जो है ना उत्तर पश्चिम, सुनिएगा, वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब के कारण जो है ना एक क्षेत्र बन जाता है, उसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? मानसून गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून गर्त कहा जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन है जो विषुवत रेखा के जो है ना पश्चिमी में दक्षिणी गोलार्ध और वाणिज्यिक विषुवत रेखा को पार करके फेरेल का नियम का अनुसरण करते हुए, किसका नियम? फेरेल का नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने वाली एक मानसूनी हवा चलती है, उस हवा को कौन सा हवा कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून में कौन सा नियम पालन करता है? तो ये फेरेल का नियम, फैराडे नहीं मार दीजिएगा, फेरेल के नियम का जो पालन करता है। और पूरे भारत में जो है अधिकांश वर्षा जो कि 80% वर्षा किससे होती है? यही दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मतलब भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून का हवा जो है किसके नियम को फॉलो करता है? फेरेल के नियम को जो वो फॉलो करता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जो अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरला में पहुंचता है। अरब सागर तो बगल में केरल है ना, ये केरल के प्रथम सप्ताह जून के प्रथम सप्ताह में आता है। और यहाँ जो है ना पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा होती है। मतलब उसमें केरल के तटों पर जो है वर्षा जो होती है इसे जो है ना मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फोट। यही पूछ सकता है कि मानसून प्रस्फोट किस राज्य में होती है? तो ये किस में होती है? ये नहीं बुझिएगा कि मानसून है वर्षा होता है, सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होता है, मार देते हैं मेघालय, तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? केरल से। मानसून प्रस्फोट जो अरब सागर का जो हवाएं उठती है उससे जो वर्षा होती है वो किस में होती है? मानसून प्रस्फोट कहाँ होती है? केरल में ही जो वो होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब स्टार्ट जो है आपको किया जा रहा है जो कि मानसूनी गर्त बता ही दिए, अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि आपको भौतिक विज्ञान दिया गया था। और भौतिक विज्ञान में जो है आपको कल तो करा ही दिया गया था डेसिबल, कितना क्षेत्र में कितना डेसिबल का जरूरत है, मतलब जरूरत कहाँ पर कितना डेसिबल का रहता है। और कल केस उसका बात भी चल रहा था कि इससे अगर 200 डेसिबल बढ़ेगा तो आप पर केस भी हो सकता है, मतलब पुलिस कंप्लेन भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो कंप्लेन कल हो गया, अब उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन है जो अप्रगामी तरंग की कुछ विशेषताएं होती है और जहां पर कंपन की तीव्रता अगर महत्तम होती है, जो भी अप्रगामी तरंगे होती हैं उसमें अगर कंपन की तीव्रता अगर महत्तम होती है तो उस महत्तम तरंग को क्या कहा जाता है? एंटीनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीनोड का निर्माण किया जाता है। और जहां पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है, मतलब कम होती है, उसको क्या कहते हैं? नोड कहा जाता है।
नोड और एंटी नोड। तो एंटी नोड मतलब क्या होगा, जहां पर तीव्रता क्या हो रही है, अधिक है। एंटी मतलब अधिक और नोड मतलब कम। समझ गए ना। एंटीटोड मतलब एंटीटोड नहीं, एंटीनोड। एंटीटोड तो जो है ना डॉक्टर आयुष्मान खुराना बोलिए, या आपको जो है डॉक्टर सालुंग के एंटीटोड बनाते हैं, जो कि सीआईडी में आप लोग देखते भी होइएगा। तो ये आपको एंटी नोड हो जाएगा, जो कि तीव्रता अगर महत्तम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एंटी नोड। और जहां पर तीव्रता जो अप्रगामी तरंग की कम होगी वो क्या होगा, नोड हो जाएगा। फिर एंटी नोड बोले, सिर्फ नोड हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर फंसने वाला बात कहाँ पर हो जाता है, जो दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी जो है ना, उसको किससे डिनोट करते हैं, पाई बाय 2 कहते हैं। पाई कहते हैं लैम्डा बाय 2 होता है। क्या होता है, लैम्डा बाय 2। और उसी में दो लगातार नोड और दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, पाई बाय 4 होती है। क्या होती है, पाई बाय 4। देखिए इसमें फंसी है कहाँ पर, जहां पर या लगल रहेगा ना, यानी नोड या एंटी नोड रहेगा, वहां पे पाई बाय सॉरी पाई बोलने बार बार, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। मतलब नोड या एंटी नोड रहेगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। और नोड और एंटी नोड रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर पाई बाय 4 बोले, लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। समझ गए। फिर से समझ ली, तरंग दैर्घ्य की बात बोलने हमें। तो जहां पर अप्रगामी तरंग की महत्तम होगी उसको क्या कहते हैं, एंटी नोड। जहां पर तीव्रता न्यूनतम उसको क्या कहते हैं, नोड। अब नोड या एंटी नोड रहेगा तो उसकी जो बीच की दूरी हो जाएगी वो लैम्डा बाय 2। और नोड और एंटी नोड रहेगा तो लैम्डा बाय 4। ये देखिए या और का अंतर है, समझ गया ना। या वाला में लैम्डा बाय 2 और वाला में लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। यही याद रखना है आपको। जो लैम्डा मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि अब आता है अगला है कि ऑर्गन नली, जिसको ऑर्गन पाइप भी कहा जाता है। जो ऑर्गन पाइप एक प्रकार का वह पाइप होता है जहां ध्वनि की उत्पत्ति जो है ना वायु के कंपन के कारण होती है। मतलब ऑर्गन पाइप एक ऐसा पाइप होता है जिसके अंदर ध्वनि की उत्पत्ति किसके कारण होती है, वायु के कंपन के कारण होती है। और चाहे जो है ध्वनि कहीं भी रहे, ध्वनि का उत्पन्न होने का मुख्य स्रोत क्या होता है, कंपन का होना। तो ऑर्गन पाइप के अंदर वायु कंपन कर रही है, उसको कौन सा नली कहते हैं, ऑर्गन नली कहा जाता है। और इसमें जो है ना आपको उत्पन्न आवृत्ति के लिए एक फार्मूला दिया जाता है, जो कि n बराबर होता है v बटे लैम्डा। n बराबर v बटे लैम्डा। यहाँ v मतलब हो गया ध्वनि का वेग और लैम्डा मतलब ध्वनि का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। अब जो है आगे चल के ऑर्गन पाइप को भी दो भागों में बांटा गया, खुली ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप, जिसको ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप भी कहा गया है। तो ऑर्गन पाइप जो खुला हुआ होता है उसमें जो है ना खुले हुए सिरे रहते हैं, उसके दोनों सिरे पर किसका निर्माण किया जाता है, एंटी नोड का निर्माण किया जाता है। मतलब जो खुला वाला ऑर्गन पाइप उसमें किसका निर्माण होता है, दोनों सिरे पे एंटी नोड का निर्माण होता है। और इसमें एक सिरा बंद होता है। अगर खुला वाला में तो दोनों खुला रहता है, और बंद जो ऑर्गन पाइप होता है इसमें एक सिरा क्या होता है, खुला रहता है, बंद रहता है, और एक सिरा खुला रहता है। बात सही है, एक सिरा बंद रहता है, एक सिरा खुला रहता है। तो बंद सिरा पर जो है ना वो नोड का निर्माण होता है, बंद सिरा पे नोड का, और खुले हुए सिरा पे एंटी नोड का निर्माण होता है। यही दोनों में अंतर है। कभी कभी जो है ना आपको पूछता है कि किस प्रकार के ऑर्गन पाइप में एक सिरा बंद और एक सिरा खुला रहता है, जिस पर नोड और एंटी नोड पाए जाते हैं। तो ये बंद प्रकार का जो पाइप रहता है, इसमें क्या होता है, एक सिरा क्या होता है, बंद रहता है, और एक प्रकार एक सिरा खुला रहता है। और याद रखिए, बंद वाला का एगो बंद एगो खुलल, और खुला वाला का दोनों क्या होता है, खुलल। जो खुला रहेगा उसमें दोनों में क्या पाया जाएगा, एंटी नोड पाया जाएगा। और जो बंद रहता है उसमें एगो तो बंद रहेगा, और बंद वाले पे क्या पाया जाता है, बंद वाले पे नोड और खुले वाले पे एंटी नोड पाया जाता है। यही सबसे क्वेश्चन पूछता है, समझ गए ना। आगे बताइए क्वेश्चन है कि जो ओपन ऑर्गन पाइप होती है ना, इसमें जो है ना आपको सम और विषम दोनों प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। सम और विषम दोनों प्रकार की जो वो सुनाई पड़ती है। और जो खुला जो बंद रहता है इसमें केवल विषम सुनाई पड़ती है। सम और विषम किसमें, खुला वाले में, और सिर्फ विषम सुनाई पड़ेगा तो वो बंद वाले में। यही आपको अंतर था ध्वनि का, खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप। एक बार फिर से बोल दे, जो ध्वनि का ऑर्गन पाइप होता है एगो तो बंद हो गया, एगो खुला हो गया। तो बंद वाले में जो है ना एगो बंद रहेगा, एगो खुला रहेगा। और खुला वाले में क्या होगा, दोनों खुला रहेगा, और दोनों खुला रहेगा। दोनों के मुंह पे क्या पाया जाएगा, एंटी नोड। और एंटी नोड कहाँ, जहाँ पर ध्वनि का वेग क्या होता है, महत्तम होता है, वहीं पे क्या होता है, एंटी नोड। सही बात है। और उसमें एक बंद होता है, तो बंद वाले पे क्या होता है, नोड, और खुला वाले पे एंटी नोड हो पाया जाता है। और पूछेगा नोड या एंटी नोड के जो बीच की दूरी है उसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा बाय 2। और उसी में नोड और एंटी नोड कहेगा तो लैम्डा बाय 4। बस इतना ही, बात खत्म है। उसका ऑर्गन पाइप ये और प्रगामी तरंगे जो है, बात खत्म है। चलिए, वही या मतलब है कि ई भी हो सकता है और ऊ भी हो सकता है। या तो ई होगा नहीं तो ऊ होगा। और मतलब इसको भी लेना है और उसको भी, दोनों को लेके चलना है। यही तो और या में अंतर है।
चलिए, और या तथा वह, हिंदी में वह भी कहा जाता है कहीं कहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो डॉपलर प्रभाव देखिए, जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति जो है ना, यह वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। मतलब जो नॉर्मल ध्वनि होता है उससे क्या होता है, अलग सुनाई पड़ता है। इसी को कौन सा प्रभाव कहते हैं, डॉपलर प्रभाव जो यह कहा जाता है। और डॉपलर प्रभाव जो है ना, यह जो है ना किसके लिए मान्य है, ये प्रकाश के लिए मान्य है। किसके लिए मान्य है, यह डॉपलर प्रभाव जो प्रकाश के लिए भी मान्य होता है। मतलब ध्वनि के साथ साथ प्रकाश की, ये बात नहीं कि सिर्फ ध्वनि के लिए ही मान्य, ये प्रकाश के लिए भी मान्य है। और इसमें जो है ना कलर डिफाइन करना पड़ता है। अगर प्रकाश की बात कीजिएगा तो जो ध्वनि तरंगे आपके जो प्रकाश तरंगे जो नजदीक आती है ना तारा का, उसका रंग पूछता है कि वो किस कलर का होता है, पृथ्वी के जितना नजदीक आ रहा है तो, और पृथ्वी से अगर दूरी जा रहा है तो वो किस कलर का हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि अगर कोई तारा पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो आने वाला प्रकाश का रंग जो है ना वो किस रंग की ओर विस्थापित हो जाएगा, तो बैगनी मतलब अगर प्रकाश की ओर आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, बैगनी की ओर विस्थापित हो जाएगा। और तारा जो है पृथ्वी से दूर जा रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा, व्हाइट नहीं होता, इसमें लाल हो जाएगा। अगर प्रकाश जो है, सॉरी तारा जो है अगर पृथ्वी के नजदीक आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बैगनी। अगर उसका कलर चल जाता है और दूर जाएगा तो वो लाल की तरफ क्या होता है, प्रतिस्थापन जो है वो होने लगता है। आगे बताइएगा, अब जो है इसके बाद जो है ना, आप उसके बाद मैक संख्या दिया गया था, और मैक संख्या में अध्वनिक, पराध्वनिक और जो ध्वनि की चाल होती है जो कि मैक संख्या से डिनोट किया जाता है। तो बताइएगा कि मैक संख्या वाला फॉर्मूला ही होता है पिंड की चाल बटे ध्वनि की चाल, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैक संख्या 1 से कम होता है, यानी सिर्फ अगर महत्तम अगर ध्वनि का मान हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा, 1 होता है। महत्तम हो गया तो 1। जैसे अगर पूछता भी है कि अगर कोई भी काम अगर महत्तम करना है तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वही अगर आप साइंस की भाषा में बोलिएगा, काम अगर महत्तम हो रहा है तो कितना होगा, उसका मान 1 होगा, महत्तम होगा तो 1 हो जाएगा। वही बात है ध्वनि की, अगर मैक संख्या की बात करेंगे तो अगर महत्तम ध्वनि निकल रहा है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर ध्वनि का मान जो ना मैक संख्या 1 से कम हो रहा है तो पूछेगा, अगर 1 के बराबर हो रहा है तो पूछेगा, 1 से अधिक हो रहा है तो वह ध्वनि कौन सी ध्वनि कहलाती है। तो बताइएगा, अगर ध्वनि मैक संख्या अगर 1 से कम हो जाएगी तो वो कौन सी ध्वनि हो जाएगी, वो अध्वनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अध्वनिक हो जाएगी। अगर 1 के बराबर हो जाएगी तो वो ध्वनिक पिंड, मतलब उसको ध्वनिक पिंड कह सकते हैं। अगर 1 से अधिक हो जाएगी तो वो पराध्वनिक, 1 से अधिक हो रहा है मतलब पराध्वनिक। अगर 5 टपा दिया तो अति पराध्वनिक। क्या हो जाएगा, अति पराध्वनिक जो हो, मतलब फिर सुन लीजिए, 1 से कम हो गया तो अध्वनिक, मतलब उसको ठीक से नहीं सुन सकते हैं। 1 के बराबर हो जाएगा तो वो ध्वनिक पिंड, मतलब सुन सकते हैं। और 1 से अधिक हो गया तो पराध्वनिक। अगर 5 टपा दिया तो अति पराध्वनिक जो है ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब जो है उष्मा से है। मतलब इसमें समझ में आ गया ना, तरंग ध्वनि जो होता है कैसे कैसे होता है, कैसे मतलब पृथ्वी के तारा नजदीक आता है कौन सा कलर छोड़ेगा, बैगनी, दूर जाएगा तो लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा उष्मा। उष्मा सभी लोग परिचित भी होंगे। तो बताइएगा उष्मा का जो है ना मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और उष्मा किसका एक रूप होता है, ऊर्जा का। उष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। यह जो है ना इसका निर्माण होता है, यह एक ऊर्जा से एक से दूसरे पदार्थ में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसी को उष्मा संरक्षण का नियम, सॉरी ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा गया है। आगे बताया किसी वस्तु में निहित ऊर्जा जो है ना उसके किस पर निर्भर करती है, तो मास पर, उसके द्रव्यमान पर निर्भर जो है वो करती है। चलिए आगे बताइएगा, तभी ना अगर मास पर निर्भर नहीं करेगा तो मोटा व्यक्ति को ठंडा क्या होता है, कम लगता है, जिसका चमड़ी क्या होता है, मोटा होता है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो 1 ग्राम जल का ताप जो है ना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा की मात्रा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, कैलोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलोरी कहा जाता है। और आगे क्वेश्चन ये बताना है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.186 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी में कितना होगा, इसी को 1000 से गुना कर दीजिए, 4186। वही में 1 किलो अगर पूछ देगा तो क्या होगा, 1000 से गुना कर दिया 4186 जूल। और सिर्फ पूछेगा 1 कैलोरी में कितना होता है तो 4.186 जूल हो जाएगा। और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितना जूल होता है, 252 कैलोरी होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि ताप वह भौतिक कारक होता है जो वस्तु से एक वस्तु से उष्मीय प्रवाह से जो है निश्चित करता है, जिसके कारण ऊर्जा क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसी का कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर का ऐसा मतलब क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। बताइएगा ताप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं,
तापमापी कहा जाता है। और तापमापी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तापमापी का उपयोग खोज किसके द्वारा किया गया था? यह गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आगे चल के तापमापी को जो ना अलग अलग डिग्री सेल्सियस या पैमाना पे नापा गया था, तो उसके हिसाब से बांटा गया था। अगर आपको सेल्सियस में मापिएगा तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में मापिएगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में मापिएगा तो डिग्री केल्विन, रोमन में मापिएगा रोमन, मतलब जिस हिसाब से जो है ये तो पूछता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूछता है कि इसको कितने से भाग दिया जाता है, मतलब कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो आपको ये बताना है कि तापमापी का जो मतलब ताप मापने के लिए जो यंत्र उपयोग करते हैं उसको तापमापी कहते हैं। और तापमापी का खोज किस द्वारा किया गया था? गैलीलियो के, मतलब तापमापी का निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा कि अब सेल्सियस पैमाना खोज किस द्वारा किया गया था? तो ये डिग्री सेल्सियस के द्वारा किया गया था। सेल्सियस पैमाना का डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको डिग्री नहीं मतलब सेल्सियस के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ के थे? स्वीडन के वैज्ञानिक हो जाएंगे। चलिए, और यह जो है ना, यह 0 डिग्री सेल्सियस से लेके इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो आपको अंकित की थी, इसलिए इसको 100 भागों में बांटा गया था। मतलब सेल्सियस को कितने भागों में बांटा गया है? 100 सेल्सियस में बांटा गया। और इसका फार्मूला भी होता है C - 0/100। C - 0/, वही हुआ C - 0 से 100 के बीच हुआ तो C - 0/100। कहीं कहीं C/0 घटाएगा, 0 को अस्तित्व नहीं है, C/100 भी लिखता है, या C/5 इसको मतलब न्यूनतम या सूक्ष्म रूप में काट खूट के लिखते हैं। वो तो अपना हिसाब से आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसका लंबा सा फार्मूला जो होता है उसमें मुख्य इसमें 100 से भाग दिया जाता है। आगे बताइएगा, फ़ारेनहाइट पैमाना का जो आविष्कार जो है ना, यह जर्मनी के वैज्ञानिक किसके द्वारा किया गया था? फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। और फ़ारेनहाइट जो है ना, यह 32 डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट से लेकर कहाँ तक ले गए थे इसको? 212 फ़ारेनहाइट तक, मतलब इसको उठा के ले गए थे। और इसको जो है ना 180 बराबर भागों में बांटे थे। मतलब फ़ारेनहाइट में सबसे न्यूनतम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले गए थे। और इसमें कितने भागों में बांटे थे? 180 भागों में इसको जो है वो बांटा गया था। चलिए, और इसके लिए फार्मूला रखा गया था, क्योंकि 32 से 212 गया था, तो ये F - 32/180। आप सबको आगे चल के बराबर भी कर देते हैं, तो वही आपको जो है ना C में दे देता है तो F में पूछता है, F में देता है तो K में पूछता है। तो C - 0/100, साथ ही साथ फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा। C - 0/100 बराबर F - 32/180। अब आते हैं R पे, रोमर पे। अब जो है ना आपको रोमर पैमाना, इसके रोमर के बाद केल्विन छूट गया। हाँ वही हुआ। अब ठीक है, केल्विन पे आते हैं। तो केल्विन पैमाना जो है ना, यह 273 से 373 तक गया था। और इसके बीच को भी दूरी को 100 भागों में बांटा गया था। तो वही हो जाएगा, 273 से स्टार्ट हुआ था, तो K - 273/100। 3 को मुख्य रूप से याद रखते हैं, जो कि नॉर्मल पूछता है। रोमर वाला जो है ना बहुत कम में पूछता है, रोमन रैंकिंग जो है। तो C - 0/100 बराबर F - 32/180 बराबर K - 273/100। याद हुआ ना? यही फार्मूला है जो कि आपको डिग्री सेल्सियस में देगा तो पूछेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, केल्विन में कितना होता है, या आपको डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। इसी पे आप बैठा के निकाल सकते हैं। यही पूछता है कितने भागों में बांटा गया। तो C - 0/100 बराबर K - अरे पहले इसको भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। K - 273/100 बराबर F - 32/180। ऐसे भी मतलब बायां दायां कर सकते हैं, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए कि अब रोमर जो है ना, ये 0 से लेकर 80 तक गए थे, और इसमें कितने भागों में इसको बांटा गया है? इसको 80 बराबर भागों में जो है वो बांटा गया है। तो 0 से 80 तक गए थे, तो बराबर R - 0/80, मतलब ये भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो है कि बताइएगा कि परम शून्य ताप, बताइएगा इसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहा जाता है। और परम शून्य तापमान जो है ना, इसका जो है ना केल्विन में मान कितना होता है? 0 केल्विन। केल्विन में 0 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो -273, ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस जो ये आपको क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में मान होता है। मतलब परम शून्य ताप का जो है ना मान कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। फिर केल्विन बोल रहे हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछेगा तो ऑप्शन में तो सब में K और C लिख ले रहेगा, वही तो आपको पकड़ना रहता है। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फिजिक्स के बाद क्या आता है? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो है ना कुछ फिर से स्टार्ट किया गया है शायद, हाँ फिर से स्टार्ट किया गया है। और केमिस्ट्री तो परसों खत्म हुआ था, कल बाबा द्वारा कुछ कराया गया। उसके बाद जो है अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मिश्रण को अलग करने की विधि। और मिश्रण को अलग कैसे कैसे किया जाता है, उससे तो बहुत सारी विधियां होती है जो कि एनसीईआरटी पढ़ेगा तो और समझ में आएगा। लेकिन इसमें कुछ मुख्य रूप से दिया गया है, रवाकरण दिए हुए, आसवन है, उसके बाद वर्ण लेखन, आंशिक आसवन, भाप आसवन, उसका यही सब है।
तो बताइएगा कि किस विधि के द्वारा जो है ना अकार्बनिक ठोस को मिश्रण से अलग करने के लिए जो है अशुद्ध ठोस को मिश्रण के विलायक के साथ गर्म किया जाता है और उसको कीप के द्वारा छान लिया जाता है। तो ये रवाकरण विधि के द्वारा क्या कहता है, कीप के द्वारा छान लिया जाता है। बाकी जो शुद्ध क्रिस्टल होता है वो अलग हो जाता है और बाकी तरल पदार्थ वाला जो नीचे जो है वो चला जाता है। तो वही आपको कीप के द्वारा छान कर जो इसको अलग किया जाता है रवाकरण। और रवाकरण मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिएगा, जो किस प्रकार के शुद्धिकरण मतलब अलग करने की विधि में दो प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। पहला तो आपको उसमें जो है वाष्पीकरण किया जाता है, उसके बाद उसको संघनित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको आसवन विधि। आसवन विधि में क्या होता है कि दो क्वथनांकों का अंतर अधिक होता है ना, तो मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जाता है और द्रवों को मिश्रण को अलग करने के लिए इसके प्रथम भाग को वाष्पीकरण किया जाता है और दूसरे भाग को क्या किया जाता है, संघनन किया जाता है। प्रथम भाग को वाष्पीकरण और दूसरे भाग को संघनन, इसमें दो प्रकार का क्रिया किया जाता है। इसलिए यह कौन सा विधि हो जाएगा, आसवन विधि जो है यह हो जाता है। उर्गपातन से सभी लोग परिचित भी होंगे कि सीधे क्या होता है, गैस में परिवर्तन होता है, सीधे ठोस से गैस में बनता है। इसी को उलट दीजिएगा तो इसी को रीसब्लिमेशन या उदर्ग उर्गपातन जो है या निक्षेपण उदर्ग उर्गपातन भी इसको जो है वो बोला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, उर्गपातन जो है ना यह भौतिक या रासायनिक कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, यह दोनों हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये दोनों है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया जो है यह हो जाती है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जो अब आते हैं आंशिक आसवन में। बताइए कौन सी विधि में जो है ना मिश्रित द्रवों को अलग रखा जाता है और इस विधि के द्वारा खनिज तेल या कच्चे तेल या शुद्ध डीजल पेट्रोल आदि को जो है ना कोलतार आदि को इस विधि से अलग किया जाता है। ये आंशिक आसवन। कौन सा आसवन, आंशिक आसवन। देखिए आंशिक आसवन और प्रभाजी आसवन दोनों सुनने में एक तरह लगता है लेकिन दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों से आप कच्चा तेल से डीजल पेट्रोल निकाल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आंशिक आसवन में टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है, कम रहता है और प्रभाजी आसवन में 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है। यानी प्रभाजी और आंशिक में ही अंतर होता है, मतलब सुनने में दोनों अलग एक ही रहता है। आप ऑप्शन के हिसाब से खेल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो भाप आसवन, और भाप आसवन में क्या किया जाता है, इसमें इस विधि के द्वारा जो है ना मिश्रण को शुद्ध किया जाता है। तो जो जल में अघुलनशील होता है वो वाष्प के द्वारा क्या होता है, बाकी जो चिट्ठी नीचे बच गया वो क्या हो गया, अपना माल हो गया, वही बात है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन। अब जो है पदार्थ जो हिमनीकरण, द्रवीकरण, हिमांक, क्वथनांक समझते हैं ना, खोलता है, जमता है, ये सब इसमें अंतर है। तो बताइएगा कि जल जो है ना, बर्फ, इसका द्रवनांक और हिमांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, ये 0 डिग्री। बर्फ का द्रवनांक और हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और किसी विशेष दाब का वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है उसको क्या कहते हैं, हिमांक कहा जाता है। जिस पे कोई द्रव जम जाता है उसको क्या कहते हैं, हिमांक जो है वो कहा जाता है। और एक नियत ताप पर वस्तु का जो द्रवनांक वो कहलाता है जब तक पदार्थ जो है वो गलता है, उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, जो अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, बर्फ का हिमांक, पदार्थ का हिमांक और द्रवनांक दोनों क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। अब देखिए द्रवनांक पर दाब का क्या क्या प्रभाव होता है। बताइएगा कि द्रवनांक का दाब बढ़ाने से जो ना बढ़ जाता है और आयतन बढ़ाने से घट जाता है। जैसे मोम हुआ, तांबा हुआ, इसका अगर ताप, इसका जो है ना द्रवनांक का अगर दाब बढ़ाइएगा तो ये बढ़ जाएगा और इसका आयतन क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो गलने और जमने में जो है ना आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर गल गया या जम गया दोनों में क्या होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। गलेगा तो क्या होगा, फैल जाएगा, जमेगा तो उसका सट जाता है, मतलब क्या होता है, आयतन में दोनों में परिवर्तन जो है वो होता है। आगे बताइएगा कि मुद्रण धातु जो है ना ऐसे पदार्थों के बने होते हैं जो जमने में आयतन में क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, ये बढ़ जाता है। मुद्रण में क्या होता है, जमने के बाद बढ़ जाता है। ये उल्टा पुल्टा इसमें हो जाता है कि मुद्रण धातु जो होता है ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में क्या होता है, इसमें बढ़ोतरी। ऐसा नहीं कि वह जम रहा है तो छोटा और इसमें आयतन में क्या हो रही है, और बढ़ोतरी हो जाती है। आगे बताइएगा कि चांदी या सोने की वस्तु मुद्राएं जो है वो क्या की नहीं जाती है, ढाली जो है वो नहीं जाती। इसमें क्या किया जाता है, मुहर मारा, केवल मुहर लगा कर इसको क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। अब तो चांदी सोना का बातें खत्म है, सिक्का उक्का वाला। चलिए आगे बताइएगा, जो क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ जो है ना गलने पर आयतन में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और ऐसी दशा में जो है ना वो ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वाष्पीकरण। बताइएगा कि द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। अब इसके बाद बताइएगा कि वाष्पीकरण जो है ना दो प्रकार से होता है। पहला तो वाष्पन होता है, दूसरा क्वथन होता है। तो वाष्पीकरण और वाष्पन दोनों में कभी कभी अंतर हो जाता है और ऑप्शन में सटा के दे देता है कि किस कारण जो है ना द्रवों का वाष्पीकरण या वाष्पन होता है।
तो वाष्पन जो है ना क्वथन ताप से, जो उसका क्वथनिक बिंदु दिए हुए है, अगर उस मतलब क्वथन ताप से, हाँ क्वथन से कम तापमान पर अगर वो द्रव किस में बदल गया, वाष्प में। अगर मान लीजिए द्रव का क्वथन तापमान कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री, अगर आप 100 से हल्को कम पर अगर वो वाष्प में बन गया तो वो क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। अगर 100 के बाद जा रहा है 101 102 पर डिग्री सेल्सियस पर अगर उड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। जो मतलब ये होता है, दोनों में यही अंतर है। मतलब कभी कभी अगर आप तो वैसे ऑप्शन वाष्पन कम में देता है, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम जब से हुआ समय से क्लियर होने लगा है कि वाष्पन और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है, वरना ऐसे तो लोग सब वाष्पीकरण ही मार के निकलते थे। तो वही बात है, क्वथन के ताप से अगर कम तापमान पर अगर द्रव पानी जो है भाप में बदल गया तो क्या हो जाएगा, ये वाष्पन। और बाकी उसके बाद टप रहा है तो वाष्पीकरण जो है ये हो जाएगा। आगे बताइएगा कि द्रव का क्षेत्रफल, अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा देने से वाष्पीकरण क्या होती है, तेजी, उसकी प्रक्रिया में तेजी हो जाती है। आगे बताइएगा, जो देखा जल के लिए क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इथेनॉल के लिए कितना होता है, 78.3 हो जाता है। क्लोरोफॉर्म के लिए 62 डिग्री सेल्सियस होता है, और एसीटोन के लिए 46 डिग्री सेल्सियस जो है ये होता है। तो जो आपको केमिस्ट्री में दिया गया था, नहीं दिया गया था, दिया गया था ना, तो मुंह का हिलाते हैं, केमिस्ट्री में दिया गया था उसको खत्म कर दिया गया। अब उसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है बायोलॉजी। मतलब लुसेंट का परत दर परत इस प्रकार से हट रहा है ना कि आप सोच रहे हैं कि वो कैसे मिस हो रहा है ना, आप सोच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, बस पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही कभी कभी एग्जाम में पछाड़ देता है। समझिए अगला क्वेश्चन है, अब स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि जीव विज्ञान, उसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहा जाता है। और आज जो है ना कवक से होने वाले रोग जो है पेड़ पौधा में कैसे होता है उस बारे में क्लियर करने वाला था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि वाट रोग जो है ना, वाट रोग, यह आलू में होता है। किसमें होता है, आलू में होता है। और यह जो है किसके कमी के कारण होता है, यही आपको जो ही पूछ रहे हैं कवक जनित ही होगा, ये कवक के कमी के कारण ही जो है ये होता है। बताइएगा टिक्का रोग किसमें होता है, मूंगफली में होता है। लाल सड़न रोग वही खिया गन्ना में। और ये सभी किसके कारण होता है, कवक, फिर जिंक बोल रहे हैं, कवक के कारण नहीं होता है। बताइएगा कि ढील कंड रोग किसमें होता है, ये गेहूं में होता है। किसमें होता है, गेहूं में। देखते हैं गेहूं सूख जाता होगा। आगे बताइए इरगॉट रोग किसमें होता है, बाजरा में। इरगॉट रोग बाजरा में। इरगॉट और अस्मॉट ये किसमें होता है, बाजरा में होता है। बताइएगा कि अंगमारी रोग किसमें होता है, आलू में। एक उत्तर भावी अंगमारी रोग किसमें होता है, आलू में। उसका अंग क्या होता है, मारा जाता है, पाला समझते हैं ना। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि पत्तियां पूरी तरह क्या होती है, हाँ झड़क जाती है, मतलब झुलस जाती है, और पौधा क्या होता है, सूख जाता है। इसके उपचार के लिए जो है वही स्प्रे जो होता है, ठीक है। चलिए डाइथम 45 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किट्टू रोग किससे होता है, किसमें होता है, ये गेहूं में होता है। किट्टू किसमें होता है, गेहूं में जो है यह होता है। इसमें क्या होता है, धब्बा धब्बा थोड़ा थोड़ा जो है वो धब्बा होने लगता है। आगे बताइएगा कि झुलसा रोग किसमें होता है, अरहर में होता है। किसमें होता है, अरहर में होता है। और इरगॉट रोग भी किसमें होता है, बाजरा और राई दोनों में होता है, बाजरा और राई दोनों में होता है। बताइएगा कि शिथिल रोग किसमें होता है, आलू में हो जाता है, ठीक है। और शिथिल रोग को अन्य रोग किस नाम से जानते हैं, रिंग रोग। किस रोग के नाम से, हाँ जो छल्ला बन जाता है, छल्ला बन जाता है, वही रिंग रोग कहा जाता है। और यह जो है ना जाइलम का रिंग बनता है। किसका बनता है, ये जाइलम का भूरा रंग जो है बन जाता है। आगे बताइएगा कि अंगमारी रोग जो है ना आपको, ये जो है ना ये जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु। अब बताइए अंगमारी रोग जीवाणु से किसमें होता है, ये धान में होता है। अगर अंगमारी रोग कवक से हो रहा है तो ये आलू में। अगर अंगमारी रोग जीवाणु से हो रहा है तो धान में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो टुंडू रोग, कौन सा रोग, टुंडू रोग। और ये किस में होता है, ये गेहूं में होता है। और ये भी किसी का मिस होता है, जीवाणु के कारण होता है। ये टुंडू रोग जो है, यह इसका जीवाणु का नाम बहुत लंबा नाम है, कैरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी, ठीक है ना। ये आपको टुंडू रोग हो जाता है। और यह जो है इसका नाम एंजुइना टिट्रिकी नामक नेमेटोड होता है। इस रोग में जो है ना पत्तियां के नीचे के भाग जो है ना मुड़ जाता है। और यह करनाल बंट भी जो है ना गेहूं का क्या बीमारी हो जाएगा, प्रजाति हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो अब जो है, अब जो आपको कवक हो गया, जीवाणु हो गया, अब किस रोग में किसकी कमी से कौन सा रोग होता है अब वो बताना है आपको।
बताइएगा आम और बैगन में लिटिल लीफ होता है, मतलब छोटा पत्ता होता है, वो जस्ता के कारण होता है। बताइएगा आलू का ब्लैक हट रोग जो है ना वो किसके कारण होता है, ये ऑक्सीजन के कारण, कमी के कारण। अगर आप कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं मिल रहा तो ब्लैक हट रोग जो है वो हो जाता है। बताइएगा कि नींबू में डायबैक रोग तांबा के कारण होता है, लिटिल लीफ रोग भी तांबा के कारण होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण होता है। धान में खैरा रोग जस्ता के कारण। चुकंदर में हॉट रट रोग बोरोन के कारण होता है, ठीक है। और मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता के। हॉट बर्ड और हॉट रट और व्हाइट बर्ड, ये हॉट रट हो जाएगा तो आपको बोरोन की कमी से होता है चुकंदर में, और मक्का में पूछेगा तो व्हाइट बर्ड रोग जस्ता के कारण। गाजर में जो है ना कोटर स्पॉट कैल्शियम के कारण होता है। सलजम में वाटर को रोग मैग्नीज के कारण, सलजम में मैग्नीज के कारण। और आंवले में जो निक्रोसिस होता है ये आपको बोरोन के कारण होता है। किसके कारण, बोरोन के कारण जो है वो होता है। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वनस्पति शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्राप्त होता है उसमें बताइएगा कि लौंग जो है ना फूल के किससे भाग होता है, कली से भाग होता है। और केसर पूछेगा तो ये वर्तिकाग्र से। केसर जो है ये आपको केसर मसाला जो है ये बनाने में पौधे कौन सा भाग आता है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कैसा है, पुरुष है स्त्री है, स्त्री है। कुसुम का फूल लगता है। ये क्या हो जाएगा, स्त्री वाला भाग हो जाएगा। स्त्री स्टिग्मा, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में सॉरी अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टाइल, वो वर्तिका कहा जाता है। वर्तिकाग्र पूछेगा ना तो स्टिग्मा का, स्टाइल और स्टिग्मा, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो वर्तिका और वर्तिका को स्टाइल और वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहा जाता है। ये जयांग का ही एक भाग आता है जो कि अंदाज से वर्तिका और वर्तिका, जो कि कल या परसों क्लास में किया गया था। जो पुमंग और जयांग होता है ना, तो ये पुमंग में आता है पुंकेसर, इसमें परागकोश और परागकण पाया जाता है। और जयांग को 3 भागों में बांटा गया है, अंडाशय, स्टाइल और स्टिग्मा, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो ये आपको केसर का मसाला किससे प्राप्त किया जाता है, वर्तिकाग्र से। पूछेगा वर्तिकाग्र और वर्तिका ये कौन सा भाग है, तो ये मादा जनन अंग है। कौन सा अंग है, मादा जनन अंग है। चलिए आगे बताइएगा कि हेरोइन जो है ना ये अफीम के किससे प्राप्त होता है, कोस्टा से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बताइएगा जो कौन सा एक जलीय नामक फर्म हो जाएगा जो कि खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्राप्त किया जाता है, तो ये एजोला है। क्या है, एजोला नामक जलीय फर्म हो जाएगा जो कि धान के खेतों में जैव उर्वरकों के नाम से जो इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होती है, सहायता करती है। आगे बताइएगा कि जो जीव आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी से उत्पन्न होकर उसी के अंदर छिपा हुआ रह गए वो क्या बन गए, अब जीवाश्म, वो जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। और इसका कुछ उदाहरण भी है, जैसे आपको जो समझ सकते हैं, जो कोयला पेट्रोल निकलते रहता है। आगे बताइएगा जो पपीता जो है ना क्या लिंगी वाला पुष्प हो जाएगा, एक लिंगी वाला पुष्प जो है यह हो जाएगा। आगे बताइए कुनैन जो है ना ये किसके छाल से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। बताइएगा कि पत्ती के लाल और नारंगी के पीला रंग जो है ना किसके कारण होता है, कैरोटीनॉइड, वही हुआ कैरोटीन के कारण जो है ऐसा होता है। आगे बताइएगा 2,4-D एक प्रकार क्या है, खरपतवार नाशी है, शाक नाशी या खरपतवार नाशी हो जाएगा। और यह विश्व में उत्पादित होने वाला, और यह पहली बार कब बना था, 1940 में। कब बना था ये, 1940 में बना था। आगे बताइएगा, हाँ देखिए कितना अच्छा है। आगे बताइए कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण जो है ना क्या खुलता है और क्या बंद होता है, रंध्र। पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण क्या होता है, रंध्र खुलता और बंद होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि कौन से एक प्रकार का जो है ना, जो कि इसका नाम होगा आइक्रोनिया क्रेस्पियस, जिसको जलकुंभी कहा जाता है। और यह जो है ना जलकुंभी को बंगाल में क्या कहा गया है, बंगाल का आतंक, क्योंकि तुरंत क्या होता है, तुरंत छिया जाता है, पूरे मतलब घेर घार लेता है अपने आप को, इसलिए इसको क्या कहाँ का आतंक कहा जाता है, बंगाल का जो है वो आतंक जो है वो कहा जाता है। खेलकूद आरो बचले है वो, खेलकूद बचले है। चलिए बताइएगा, खेल कूद में बताइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो अब जो क्वेश्चन दिया गया था आपको करंट अफेयर के बुक के माध्यम से, उसमें बताइएगा कि मोदी जी जो है पीएम है अभी, तो पीएम मोदी जी के द्वारा किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया गया है, परिमल नादवानी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बताइएगा, प्रमोद सावंत जो है कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के। और यह जो है ना गोयम बिना मूल्य बीज योजना जो है स्टार्ट किए हैं, गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा कि इस साल जो है ना यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा हो जाएगा, रैपिडो। क्या हो जाएगा, रैपिडो। ये एक प्रकार का क्या है,
बाइक टैक्सी है, बाइक वाला है जो कि एगो तो आता है वो मतलब हाँ 4 चक्का वाला, ये 2 चक्का वाला है रैपिडो वाला। आगे बताइएगा कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका रहा है। कौन सा रहा है? अमेरिका शीर्ष पे रहा है। आगे बताइएगा किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर जो है ना उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? जहाँ खनन होगा वही ना होगा, झारखंड में हो जाएंगे, कर दिया। बताइएगा जीवन दान पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? आंध्र प्रदेश को दिया गया। ठीक है, बताइएगा कि भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? पोलैंड में किया गया है। कहाँ निर्यात किया गया है? पोलैंड किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय सुरती और ई समन ऐप लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया। कौन है अमित शाह? अभी वही गृह मंत्री, वही सहकारिता मंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो भारतीय नौसेना के जहाज तवर जो है ना, यह किस नौसेना के जहाज से साझेदारी किया है? ये रूस से किया है। ठीक है, बताइएगा कि मिस नेपाल 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? नेपाल वाली ये आसमा कुमारी केसी, आसमा कुमारी केसी के द्वारा किया गया। बताइएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी भी कहा गया है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, इस पर जो है ना ये बेचने का दावा कौन सा राज्य किया है? हरियाणा के द्वारा किया गया है। खरीदेगा, हाँ खरीदेगा, बेचेगा नहीं, खरीदने का दावा किया है। बताइएगा कि किस राज्य ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? ये कर्नाटक के द्वारा किया गया। कौन सा किया है? कर्नाटक। पश्चिमी घाट में कर्नाटक के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र भी आता है पश्चिमी घाट में, कर्नाटक के द्वारा किया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया। और बिमस्टेक में कितने देश हैं? 7 गो देश हो जाएगा। बताइएगा कि ओलंपिक 2024 जो हुआ है पेरिस में, इसमें टेनिस में अपना पहला गोल्ड मेडल कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच। कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच। किसको हरा दिए हैं? ये अल्काराज को हरा के जीते हैं। किसको हरा के? कार्लोस अल्काराज को हरा के जीते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, बताइएगा कि राज्यपालों का जो है ना 52वें क्रम का सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। ठीक है, बताइएगा कि विनेश फोगाट जो है ना ये पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए। कितना वजन लेके बाहर हो गए थे? 100 ग्राम, 50 किलो 100 हो गया था। 50 किलो में फाइटिंग करने के क्या कौन सा उनका गेम कौन सा हो जाएगा? रेसलिंग में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कुश्ती। रेसलिंग हिंदी में कुश्ती कहते हैं। कुश्ती में 100 ग्राम मतलब बढ़ गया था, उसके कारण क्या हो गए थे? वो बाहर हो गए थे। आगे बताइएगा कि भारत की अक्षय ऊर्जा के क्षमता का दशक में कितना % बढ़ोतरी हुई है? 165 करोड़ बढ़ोतरी हुई। बताइएगा कि ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जो है ना क्वालिफायर राउंड में कितना मीटर भाला फेंके थे? 89.34 क्वालिफायर में फेंके थे, 89.45 जो है फाइनल में फेंके थे। फाइनल में 4-5। दूसरा नंबर पाया थे, पहला नंबर पे कौन था? अरशद नदीम 92-96 बस वही है, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, वही बात है। आगे बताइएगा कि AIPI सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक जो है ना वो कहाँ किया गया है? वो लाओस में किया गया। कहाँ किया गया है? लाओस में। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिएगा जो खबरों में रहा, पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन अभ्यारण्य? पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपको किस राज्य में है? ये तो ये असम में हो जाएगा। पोबितोरा कहाँ है? असम में। जिसके मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये गए थे भूटान नचने के लिए, घूमने के लिए, नाचने के लिए। वहाँ का जो है ना सर्वोच्च सम्मान जो है वो लेके वर्तमान में ही आए हैं। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब जो कि डेली जो हर दिन के भांति वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछने का सिलसिला रहता है। और कल के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि लेखक राइटर से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। नीरज चोपड़ा के ऊपर लिखा गया है, नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, मतलब नीरज चोपड़ा वह जो हिस्ट्री बना दिए। नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए।
नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे FMSC परिवार को यूं ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।